वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर हैं अब, ठीक है ना? तो प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी अपने बेस्ट लेवल पे स्टार्ट कर दो। बच्चे अभी भी इस सोच में बैठे हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होंगे। एग्जाम होंगे बेटा, आपकी स्कूल्स भी वापस ओपन हो गई है, तो इसका मतलब एग्जाम भी होंगे और अपने नियत समय पर ही होंगे। आपको प्रिपेयर रहना है उन एग्जामिनेशन के लिए, हमें प्रिपेयर रहना है उन एग्जामिनेशन के लिए, हमें प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना? तो अब हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स में। आपका जो लास्ट चैप्टर बच रहा है इस रिड्यूस सिलेबस में, वो जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में आपने चैप्टर जो सारे के सारे पढ़े, पहला चैप्टर जब आपने डेवलपमेंट पढ़ा, दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा और उसके बाद में मनी एंड क्रेडिट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर थे। उनमें सब में कॉन्सेप्चुअल बातें की गई थी, जो एक तरह से जो विचारधारा है, जो ये किसी चीज की बात होती है ना कि भाई कॉन्सेप्ट कैसा है, उसका पूरा जो है बनावट कैसी है, तो उसकी बात की गई थी। तो यहाँ भी हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वैश्वीकरण, है ना? नाम से तो समझ में आ रहा है विश्व से संबंधित है, पूरे ग्लोब से रिलेट करता है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसमें होगा, कैसा होगा, वो सब हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर 4, विच इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना? नाम बड़ा हैवी सा लग रहा होगा बच्चों को, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। देखो, आप आराम से समझ सकते हो। ये क्या है? ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप आपको क्यों दिखा रहे हैं? दुनिया जो है ना वो सिर्फ दिखने में छोटी है, बहुत बड़ी है दुनिया, ठीक है ना? बहुत बड़ी है। यहां से यहां तक जाते जाते पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है ना? सूरज को पूरा दिन निकल जाता है। तो सोचो अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना हो तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये पूरी दुनिया जो है जिस तरह एक पेपर पे एक मैप में सिमट के आ गई है, उतनी आसान है नहीं। इस दुनिया में ट्रैवलिंग उतनी आसान है नहीं। आप अभी तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया से निकले और यूएसए जाने में सिर्फ 26 घंटे का टाइम लगा, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। यूएसए के लिए जाने के लिए बड़ा ही लंबा सफर करना पड़ता था, पूरे अफ्रीका का चक्कर निकाल के, और फिर यहाँ अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो भयंकर तूफान आते हैं उनका सामना कर कर आके कोई जिंदा पहुंचे तो यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, है ना? तो आज जब हमने ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे साधन विकसित कर लिए हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में सिर्फ 26 घंटे का समय लगता है, आज जब हमने ऐसे उपकरणों का इजाद कर लिया है कि हम इंडिया में बैठे बैठे यूएसए से जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आज हमने जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर ली है कि इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई चेंजेस आते हैं तो सेम उसका इफेक्ट इंडिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आज हमने कुछ ऐसे जो है सिस्टम डेवलप कर लिए हैं कि अमेरिका में बनने वाली चीजें या जो मूलतः अमेरिका की कंपनियां हैं वो इंडिया में अपने मार्केट को बना रही है, इंडिया में अपना सामान बेच रही है। तो ये सब क्या है? ये सब वैश्वीकरण के ही पहलू हैं, इन्हीं को कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है ना? तो ये जो पूरी दुनिया जो इस तरह हमें दिख रही है ना, उतनी छोटी पहले थी नहीं, लेकिन आज देखो हर जगह से हर जगह के लिए एक्सेस है, पहुंच है, ठीक है ना? सातों के सातों जो महाद्वीप है, चाहे अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया, सातों के सातों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं थी, ठीक है ना? ये स्थिति अब बनी है। ये पूरी दुनिया जितनी छोटी इस ग्लोब में दिखती है ना, उतनी छोटी है नहीं, लेकिन अब ये पूरी दुनिया एक ऐसे बंधन में बंध गई है। इसी बंधन को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसी बंधन को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्योंकि ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसका सीधा इफेक्ट दूसरे कंट्री पर पड़ता है, ठीक है ना? ये बंधने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया जो है वो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती, ऐसा नहीं है। बंधने का मतलब ये है
कि अगर कोई भी घटना, छोटी सी भी घटना कहीं भी होती है तो उसका सीधा असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। जैसा मैंने अभी कहा ना कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन होगा तो उसका सापेक्ष परिवर्तन इंडिया की अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। सापेक्ष का मतलब अगर वहां मंदी आ रही है, वहां कुछ जो है दिक्कत हो रही है, तो वही दिक्कत कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलेगी, अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेगी, जो बाकी की लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहां देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया को इसका फर्क पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा जो सिचुएशन बनी है इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले कर रहा है? वैश्वीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो खैर हमेशा से ही इंसान, ह्यूमन बीइंग प्ले करता ही है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो अदा की जा रही है वो अदा की जा रही है एमएनसीज द्वारा। एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो अंतरराष्ट्रीय निगम होते हैं, ठीक है ना, जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, उन बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किसी न किसी प्रकार से ये रोल प्ले किया जा रहा है कि वो वैश्वीकरण को पुश कर रहे हैं, वो वैश्वीकरण को गति दे रहे हैं। कैसे गति दे रहे हैं? वो इंसान के सामने जो है स्काई को खोले दे रहे हैं। वो एक कहावत है ना जिसमें कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, यानी कि आसमान ही लिमिट है और आसमान की तो कोई लिमिट ही नहीं है। यानी वैश्वीकरण ने हमारे सामने एक ऐसी अर्थव्यवस्था प्रस्तुत कर दी है जिसमें विकास करने की, जिसमें आगे बढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना, कोई सीमा नहीं है, हम असीमित रूप से उसमें विकास करते जाते हैं। किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, किस तरह से हर चीज सिमट के हमारे हाथ में आ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के साधन हो, एक मोबाइल हमारे हाथ में है ना, हम घर बैठे खाना मंगा सकते हैं। आप कोई भी कंपनी से कोई भी ऐप यूज करके खाना मंगा सकते हो। आपको कहीं आना जाना है तो आप कैब बुक कर सकते हो। आपको कहीं स्टे करना है आप होटल बुक कर सकते हो। आपको कहीं ट्रैवल करना है आप टिकट्स बुक कर सकते हो। ठीक है ना, आपको कोई सामान मंगवाना है आप एप्स के माध्यम से वो सामान मंगवा सकते हो। बहुत सी चीजें, यानी मतलब ये सिंबलाइज है, ये सिंबलाइजेशन है किस चीज का, ये प्रतीक है किस चीज का, कि पूरी दुनिया सिमट के हमारे हाथों में आ गई है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ये पूरी दुनिया किस तरह से सिमट गई है, पूरी दुनिया किस तरह से एकीकृत हो गई है, इंटीग्रेटेड हो गई है। ये इंटीग्रेशन ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं, डिपिक्ट कर लेते हैं। अब तक हमने पिक्चराइजेशन देखा, अब इसको डिपिक्ट कर लेते हैं, थोड़ा शब्दों में समझ लेते हैं। देश भर में उत्पादन है ना, ठीक है ना, जो क्रॉस कंट्री प्रोडक्शन होता है या क्रॉस कंट्री जो प्रोडक्शन होता है उसको समझते हैं। व्यापार दूर देशों को जोड़ने वाला मुख्य चैनल था। हमेशा से व्यापार जो है जोड़ता था। जब आपने हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा पीछे जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो भी एक्सेसिव प्रोडक्शन होता था, जो अत्यधिक उत्पादन होता था, उसको बेचने के लिए लोग बाहर की तरफ जाते थे। तो इस तरह वो अपनी कल्चर लेके जाते थे, अपना लैंग्वेज लेके जाते थे और वहां की चीजों को लेके आते थे। तो ये इस तरह व्यापार जो होता था वो दूसरे देशों को जोड़ने का एक साधन था। बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय निगम या एमएनसीज कहते हैं, व्यापार में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। ठीक है ना, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिभाषा है। आगे और अच्छे से बताएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन इसकी दी जा सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस किस प्रकार के क्षेत्रों में अपने कारखाने या कार्यालय स्थापित करती है। तो वहां उनको जो है वो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली होती है कच्चा माल, दूसरा सस्ता श्रम और तीसरा यातायात। ठीक है ना, रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 जो फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी एमएनसीज आके और वहां पर एस्टेब्लिश होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही फैक्टर, कई बार पूछे भी जा सकते हैं। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टिंक्ट कंट्रीज
large companies which are now called multinational corporations or MNCs you can say play a major role in trade. An MNC is a company that owns or control production in more than one nation. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources so that the company can earn greater profit. तो कंपनीज कहाँ एस्टेब्लिश होती है? ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश होगी जहां उनको तीन चीजें मिलेगी। कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले तो कच्चा माल मिलेगा, फिर उनको सस्ता श्रम मिलेगा और तीसरा उनको यातायात के पर्याप्त साधन मिलेंगे। ये तीनों चीजों के साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होती है गवर्नमेंट का टैक्सेशन। किस प्रकार से सरकार जो है उन पर कर लगाती है, किस प्रकार से करों में कमी देती है, या जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो कागजी काम होता है, उनमें सरकार कितनी छूट देती है, ये सब भी डिपेंड करता है। पूरे देश को उत्पादन में आपस में कैसे जोड़ा जाए? जमीन, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन साथ साथ चल रही है, मैंने डेफिनेशन वाइज ही आपको पॉइंट्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं, ताकि होगा क्या, इससे होगा क्या, आपको जितना याद करना है उतना ही हम बता रहे हैं। ठीक है ना? जमीन, भवन, मशीन और उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे निवेश या इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो निवेश करती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. An investment made by MNC is called foreign investment. ठीक है? इन दूर के स्थानों पर उत्पादन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक मजबूत प्रभाव डाल रही है। नतीजतन क्या होता है? इन व्यापक रूप से बिखरे हुए स्थानों के उत्पादन के जो क्षेत्र है वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely disparate locations is getting interlinked. आप इसको ऐसे समझो, इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एग्जांपल हम देते हैं फोर्ड का। ठीक है ना? आप क्योंकि फोर्ड पहले भी पढ़ चुके हो, है ना? हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ा, जिन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन पहली बार शुरू किया था। याद आ रहा है? जब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें हमने इस बारे में डिस्कस किया था। हेनरी फोर्ड ने पहली बार असेंबली लाइन जो प्रोडक्शन है वो शुरू किया था। तो फोर्ड जो कंपनी है दुनिया की जानी मानी मोटर निर्माता कंपनी है, जो जानी मानी गाड़ियों की निर्माता कंपनी है। अब फोर्ड कंपनी ने क्या किया? फोर्ड कंपनी ने भारत में आकर और अपना प्लांट एस्टेब्लिश किया। लेकिन उन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश कैसे किया? उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा जो एक भारत की कंपनी है उसके साथ मिलकर प्लांट एस्टेब्लिश किया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे दोनों को फायदा हुआ। फोर्ड को अपने लिए एक बेस मिल गया, अपने एक आधार, एक जमीन तैयार की हुई मिल गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा को क्या मिल गया? विदेशी निवेश मिल गया। 1700 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप समझ रहे हो कि किस प्रकार से फोर्ड इंडिया आए, उसको यहाँ पर एक जमीन बनी हुई मिली, एक बेस बना हुआ मिला, और महिंद्रा एंड महिंद्रा को उस बेस पर चमकता हुआ भवन मिल गया। ठीक है? इससे और भी बहुत से फायदे होते हैं, वो फायदे हम देखेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों करती है कंपनीज? अभी कोई कार निर्माता कंपनी जो है दूसरी जगह कार बनाएगी, पूरी कार को फिर लाएगी, बेचेगी, तो बहुत महंगा पड़ेगा उसे। तो बजाय इसके जो आसपास का एरिया है वहीं में से किसी एक को चूज करके और वहां पर अपनी फैक्ट्री डाल लो। ठीक है ना? अगर एक जगह पे रह के आप निर्माण करते हो और फिर उसे हर जगह बेचते हो तो फिर आप मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कहलाओगे। मल्टीनेशनल कंपनीज वही होती है जो अलग अलग देशों में, एक से ज्यादा देशों में अपने कारखाने और अपने ऑफिसेस को एस्टेब्लिश करती है, तभी वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, नहीं तो वो नहीं होती है मल्टीनेशनल कंपनी। और भी कई तरीके हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का प्रसार कर रही है और दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्थानीय उत्पादकों के साथ बात कर रही हैं। There are a variety of ways as mentioned below in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. अब वो क्या तरीके हैं जिनसे MNCs अपना प्रसार करती है? उनको प्रसार करने के तीन तरीके हैं। MNCs को अपना एक्सटेंड करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले वो क्या करती है? स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करती है, जैसा फोर्ड ने किया महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ठीक है ना? स्थानीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती है।
दूसरा, आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करती है। कच्चा माल कंपनियों को बोलती है कि आप बनाओ, या फिर जो हमें माल तो आप दो लेकिन हम ब्रांड जो है अपना नेम यूज करेंगे, ठीक है। या फिर तीसरा, स्थानीय कंपनियों के साथ बहुत निकटता से प्रतिस्पर्धा करके या उन्हें ओवरटेक करके, उनको खरीद कर, ठीक है ना। ये 3 तरीके हैं जिनसे वो किसी दूसरे देश में अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं। By setting up partnership with local companies is the first way. Second way is by using the local companies for supplies. And the third way, by closely competing with the local companies or buying them up. या फिर उनको खरीद ही लेते हैं और फिर उनकी जगह, तो यानी वो अपने बेस तैयार करने के लिए लोकल कंपनीज का यूज करते हैं। लेकिन इससे लोकल कंपनियों को भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती है, जिससे स्थानीय कंपनियों को भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है? MNCs set up production jointly with the local companies which benefits local companies in the following ways. सबसे पहले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन उपलब्ध करा सकती हैं, जैसे तेजी से उत्पादन के लिए नई मशीनें खरीदी जा सके। मल्टीनेशनल, फर्स्ट में MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जिस समय फोर्ड ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा का इतना ज्यादा ग्रोन अप जो है सिचुएशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही फोर्ड ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे ही फोर्ड ने अपना पैसा लगाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा की वैल्यू भी बढ़ गई और उनके पास पैसा भी आ गया आगे की तकनीकें खरीदने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि किस तरह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आकर और देश की जो स्थानीय कंपनियां होती है उन कंपनियों में अपने पैसे लगाती है, निवेश करती है, और ये निवेश, ये इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों को सही से खड़े होने में और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करता है। और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीक भी लेके आती है। सेकेंड, MNCs might bring with them the latest technology for production. उनके पास नई तकनीकें भी है। देखो, हर जगह अलग अलग तरह की तकनीकें होती है, तो अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो हो सकता है उसके पास नई तकनीक हो, तो उस नई तकनीक से उत्पादन में फायदा मिलेगा। तो ये 3 जो दो फायदे हैं, वो 2 फायदे किसको होते हैं? स्थानीय कंपनियों को होते हैं, जब वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मेल करते हैं या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं। तो अब विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे हुआ? हाउ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स हैपेंड। कैसे, किस प्रकार ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो है दूसरे राष्ट्रों में जाकर और अपने ऑफिसेस एस्टेब्लिश करने शुरू किए। विदेशी व्यापार उत्पादकों के लिए घरेलू बाजारों से परे पहुंचने का अवसर पैदा करता है। उत्पादक अपने उत्पादों को न केवल देश के भीतर बाजारों में बेच सकता है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में स्थित बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कर सकते हैं। इस तरह खरीदारों के पास घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं से परे अलग अलग वस्तुओं में से चुनने का विकल्प भी होता है, और विदेशी व्यापार का परिणाम बाजारों को जोड़ने या विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण से हो जाता है। Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. देखो, ये टू फोल्ड, जो दो तरफा फायदा हो रहा है। दो तरफा फायदा कैसा हो रहा है? सबसे पहले तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, ठीक है ना, उसके पास बाजार बढ़ जाएगा। वो ना सिर्फ एक देश में बल्कि कई सारे देशों में अपने माल को बेच सकता है, ठीक है। तो जो इस तरह से उत्पादक को फायदा हुआ, उत्पादक का बाजार बढ़ गया, ठीक है। दूसरा फायदा किसको हुआ? दूसरा फायदा हुआ कंज्यूमर को, ग्राहक को। ग्राहक को क्या फायदा हुआ? मेरे को चुनने के लिए कितने सारे ऑप्शंस मिल गए, ठीक है ना। अभी मुझे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपल सा लोशन भी खरीदना है, ठीक है, सिंपल सा लोशन भी खरीदना है, तो मेरे पास बाजार में 1000 तरह के ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। वो सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं रहेंगे, वो बहुत सी ऐसी कंपनीज भी होंगी जो बाहर की हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनके प्रोडक्ट भी मेरे पास होंगे। अब अगर वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो स्थानीय कंपनियां होगी उनको भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कीमत भी जो है वो बहुत सही रखनी पड़ेगी। तो इस तरह का सीधा फायदा किसको मिलता है? मुझे, कंज्यूमर को, ग्राहक को, है ना। तो इस तरह से टू फोल्ड जो बेनिफिट होता है, कंपनीज को भी होता है और ग्राहक को भी होता है। The producers to reach beyond the domestic market, producers can sell their products not only in markets located within the country, but can also compete in markets located in other countries for the world. Similarly, buyers have the options to choose among various goods
beyond domestically produced goods. Thus foreign trade results in connecting the markets or integration of markets in different countries. ठीक है ना, तो इस तरह अलग अलग कंट्रीज के मार्केट्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि सब में एक जैसी चीजें मिल रही है। जब एक जैसी चीजें मिलेंगी तो ऑब्वियसली फायदा होगा। अभी आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का सीधा फायदा सबको मिलता है, या ग्लोबलाइजेशन कुड इन्वॉल्व ऑल दीज थिंग्स। ग्लोबलाइजेशन में ये सब चीजें होती है। क्या चीजें होती है? सबसे पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले ऐसे है कि सब अपने अपने जो माल, तैयार माल है, उसकी क्वालिटी के लिए बिल्कुल ही कंसर्न रहेंगे, उसकी गुणवत्ता के लिए बहुत चिंतित रहेंगे, और गुणवत्ता हमें अच्छी से अच्छी मिलेगी। ठीक है। दूसरा, कई बार ग्लोबलाइजेशन से टेररिज्म बढ़ता है, इससे टेररिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है कई बार, लेकिन हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर बात करेंगे। तो अगली पॉजिटिव चीज है श्रिंकिंग वर्ल्ड, सिमटती हुई दुनिया। तो जो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताना शुरू किया था, बिल्कुल वही बात है कि दुनिया बिल्कुल सिमट रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूरियां कम हो रही है, हम कहीं पे भी बैठे कहीं से भी बात कर सकते हैं, हम कहीं पे भी बैठे और कहीं भी जाने की सोच सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, है ना। दूसरा, टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट। जो इंटरनेट हमें मिला है उससे ग्लोबलाइजेशन को इतना फास्ट कर दिया, उसके पेस को, उसकी गति को इतना बढ़ा दिया है कि वो हमारी सोच से भी परे हो गया है। उसके बाद फ्री ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके भी है। फ्री ट्रेड क्या होता है? देखो, फ्री ट्रेड का मतलब होता है मुक्त व्यापार। देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। ट्रेड फ्री मत लिख देना कभी भी, व्यापार मुक्त मत लिख देना। व्यापार मुक्त कोई जगह नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाँ, फ्री ट्रेड हो सकता है, मुक्त व्यापार हो सकता है। फ्री ट्रेड का क्या मतलब? सब चीजें मुफ्त में मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलतफहमी कभी मत पाल लेना कि सब चीजें मुफ्त में मिलेगी। फ्री ट्रेड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जब चीजें जाती है, तो चाहे स्टेट की कंट्री बॉर्डर हो, चाहे नेशनल बॉर्डर हो, वहां पर कुछ टैरिफ्स लगाए जाते हैं, कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं। वो टैक्सेस जो है वो हटा दिए जाएं, वो टैरिफ हटा दिए जाएं, तो उसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। इससे फायदा ये होगा कि ग्राहक के पास चीजें कम से कम जो है कीमत में पहुंच सकेगी। उसके बाद कल्चर का बहुत लेन देन होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान ग्लोबलाइजेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है ना, ये भी ग्लोबलाइजेशन की बड़ी विशेषता है। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद बढ़ रहा है, लोगों में ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाजारवाद की भावना जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से बढ़ रही है। उसके अलावा एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा बातें होती है, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा बातें हो रही है। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, जो हमारी सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एकीकृत हो रही है। एकीकृत होने का मतलब ये नहीं कि सब जगह एक जैसे नोट चलेंगे या सब जगह एक, ऐसा नहीं है। एकीकृत होने का मतलब है हर अर्थव्यवस्था एक दूसरे से प्रभावित होने लगी है, ठीक है ना। हर अर्थव्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करने लगी है। भारत, चलो हमने ये तो देख लिया अमेरिका तो बड़ा देश है, लेकिन अगर भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है तो उसका भी इफेक्ट दूसरे देशों पर पड़ता है। तो यानी कि सिर्फ उनसे हम प्रभावित नहीं होते, वो भी हमसे प्रभावित होते हैं। तो ये जो दो तरफा रिश्ता बना है, ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, ये जो एकीकृत हुए हैं अर्थव्यवस्था, ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की वजह से ही हुआ है। फिर इक्वालिटी, समानता आई है, और क्वालिटी, साथ ही साथ कम्युनिकेशन बढ़ा है, एक दूसरे के साथ जो संचार है वो बढ़ा है। ठीक है। रिकॉग्निशन, हर चीज को हम जानने पहचानने लगे हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ बर्गर का, बर्गर जो है हमारे शायद मम्मी पापा जानते ही नहीं हो, हमारे दादा दादी ने तो उनका नाम ही नहीं सुना हो, लेकिन हम बर्गर बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब एक दूसरे देशों में आना जाना, खाना पीना, कल्चर, सबकी समानता आने लगी है। उसके बाद में आउटसोर्सिंग, ट्रेड वर्सेस एड, जितना व्यापार होता है उतनी हेल्प भी होती है। आउटसोर्सिंग होती है यानी कि काम करने के लिए लोग एक से दूसरी तरफ जाते हैं। ब्रांड्स जो है वो पूरे दुनिया में एक जैसे चलते हैं, आप सब बड़े बड़े ब्रांड्स को जानते हो। आप सब जो है अगर सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आप सब माइक्रोसॉफ्ट से परिचित हो। आप जो पानी, यहाँ तक कि पानी की जो बॉटल होती है उनके ब्रांड्स भी, सब ब्रांड्स आप सब जानते हो।
तो ये सब चीजें कैसे हुई, ये सब चीजें वैश्वीकरण से हुई। वैश्वीकरण से बाजार इतने एकीकृत हो गए कि हम धीरे धीरे हर चीज को एकीकृत मानने लगे। हमारे लिए हर चीज जो है वो जानी पहचानी हो गई, कुछ भी चीज हमसे अलग नहीं रही। जब हमने इतना समझ लिया है, अब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ये समझना कि वैश्वीकरण है क्या। अब आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा, इसीलिए ये टॉपिक मैंने बाद में डाला है। वैश्वीकरण क्या है अगर लिखना है प्रॉपरली, वैश्वीकरण देशों के तेजी से एकीकरण या परस्पर जुड़ाव की प्रक्रिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है, एकदम शब्दशः ऐसी ही लिखने वाली परिभाषा है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। MNCs are playing a major role in the globalization process. अधिक से अधिक सामान और सेवाएं, निवेश और प्रौद्योगिकी देशों के बीच आगे बढ़ रहे हैं। More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. एक और तरीका है जिससे देशों को जोड़ा जा सकता है, और ये है देशों के बीच लोगों की आवाजाही। There is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of people between countries. आते जाते रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को लेके जाते हैं, अपनी भाषा को लेके जाते हैं, अपना खान पान लेके जाते हैं। और इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछा जरूर जाएगा, चाहे किसी भी तरह से आइए, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, व्हाट डज इट मीन बाय MNC। MNC या बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं? एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो दो या दो से अधिक देशों में, जिसका दो या दो से अधिक देशों में व्यवसाय का संचालन होता है। इन कंपनियों को अक्सर प्रतिबंध किया जाता है और उनके केंद्रीय कार्यालय का मुख्यालय उनके गृह देश में होता है। उनका मेन जो हेडक्वार्टर होता है ना, वो अपनी कंट्री में होता है। लेकिन दुनिया भर में कार्यालयों के साथ केवल साथ ही होता है, मतलब दुनिया भर में भी उनके ऑफिसेज होते हैं। केवल विदेशों में बेचे जाने वाले माल का निर्यात करने से कोई कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं हो जाती। A multinational corporation is one that has business operations in 2 or more countries. These companies are often managed from and have a central office headquarters in their home country, but with offices worldwide. Simply exporting a goods to be sold abroad does not make a company a multinational. अगर सिर्फ ऐसा है कि आप अपने देश में बैठकर और दूसरे देशों में माल भेज रहे हो और कहीं आपका ऑफिस नहीं है, आपका कहीं भी और प्रोडक्शन हाउस नहीं है, तो आप बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती है जिनके एक या एक से अधिक देशों में प्रोडक्शन हाउसेस भी होते हैं और कार्यालय भी होते हैं, उनको हम बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। हिंदी में इसको बहुराष्ट्रीय निगम कहेंगे। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज मत लिखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी लिख के आ जाते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है ना, तो इनको कहते हैं MNCs, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ा है, थोड़ा सा बाकी है जिसमें आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से काम करती है, किस तरह से जो है विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र बनाए जाते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम सर पर है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।